उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी में क्या करेगा। वो ये सब सोचता हुआ अपना सिर झुका के चल ही रहा था कि तभी उसका हाथ उस काले कपड़े वाली लड़की ने पकड़ा और उसे अंधेरे में खींचा और उसे दीवार के सहारे चिपका दिया। अभय इतना शौक में था कि इस बार उसने अपना आपा खो दिया। तुम यहाँ फिर से? सुबह से पीछे पड़ी हुई हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सब करने के लिए तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिल रहा क्या? अभय, तुम तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली थी तुम्हारे साथ। उस लड़की की बात सुन अभय थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने अपना गुस्सा शांत किया और सीधा बोला, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना और ना मुझे अपना अतीत जानने में कोई दिलचस्पी है। मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। उस लड़की को अभय से इसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर अभय उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है तो वो ना सिर्फ लड़की के लिए बल्कि अभय के लिए भी अच्छा होगा। देखो अभय, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन 3 सालों से पहले जो भी हुआ वो कुछ याद नहीं, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस दुनिया को भी पुराना वाला अभय वापस देना चाहती हूँ। लेकिन एक बार मेरी बात सुन के तो देखो। पिछली मुलाकातों में भी वो अनजान लड़की अभय से ऐसे ही बात कर रही थी, जैसे वो उसकी कोई बेहद करीबी हो, और इसी वजह से अभय को लग रहा था कि शायद इस लड़की के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं थी। आज भी जो उसने किया, अभय उसको देखकर हक्का पक्का रह गया था। लेकिन आज उसकी मुलाकात इस लड़की से ऐसे हालातों में हुई थी कि उसका सब कुछ उजड़ चुका था। वो कहीं का नहीं रहा था। उसके मन में पहले ही दर्द की लहरें उठ रही थी। ऊपर से लड़की की बातों से भी उसका सर चकराने लगा और वो उस पर फट पड़ा। ये क्या बकवास लगा रखी है? पुराना अभय, पुराना अभय। मैं खुद नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और भरोसे का तो नाम भी मत लेना। आज जो मेरे साथ हुआ है उसकी वजह से मुझे कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ दिया, जी तोड़ मेहनत की, भूखे प्यासे दिन गुजारे, आज उसी ने एक अमीर सादे के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम मेरा दुख समझ नहीं सकती तो उसे और मत बढ़ाओ। मुझे माफ करो और अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चली जाओ यहाँ से, जाओ। उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि अभय उस पर ऐसे चिल्ला रहा था। जिस अभय को वो जानती थी, वो उस पर चिल्लाना तो छोड़ो, कभी आंख भी नहीं दिखाता था। मैं जानती हूँ अभय, तुम्हें कुछ याद नहीं, इसीलिए तुम जितना भी चिल्लाओ मैं ना बुरा मानूंगी और ना पीछे हटूंगी। उस लड़की ने मन ही मन सोचा और फिर अभय को एक लाचारी भरी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं जानती हूँ आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम टूट चुके हो अभय, लेकिन मेरी बात याद रखना, आगे चलकर तुम इसी दिन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो लड़की वहां से निकल गई। अभय उसे अंधेरे में गायब होते देख रहा था। वो कौन थी, उसका नाम क्या था, इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दिमाग तो सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था। ये लड़की मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है, और मेरी ही क्यों? आखिर हूँ कौन मैं? क्या हुआ था मेरे साथ इतने साल पहले? अगर ये सच बोल रही है तो ये क्यों मेरी मदद करना चाहती है? इन सब सवालों में खोया अभय उसी दिशा में देखते जा रहा था जिस दिशा में वो लड़की गई थी। एक दिन में वो बेघर हो गया। उसकी पत्नी उसे पैसों के लिए छोड़ देगी, ये सब तो उसने पूरे से पूरे सपने में भी नहीं सोचा था। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ चले जा रहा था। थोड़ी देर में वो मनोज के दरवाजे पर खड़ा था। अरे अभय, तुम यहाँ इतनी रात गए? सब ठीक है ना? अभय को इतनी रात अपने घर आया देख मनोज को हल्का सा झटका लगा, लेकिन अभय का उतरा हुआ चेहरा देख मनोज समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने बिना देरी करते हुए अभय को अंदर बुला लिया। एक छोटा सा घर जहाँ की दीवार जगह जगह से सिली हुई थी, कहीं पेंट था और कहीं सादी ईंटें लगी थी। एक इंसान के रहने के लिए वो घर काफी था। क्या पियोगे, चाय या फिर कुछ ठंडा? आज ना चाय का मूड है और ना ही ठंडे का। मनोज समझ गया था कि अभय का इशारा किस तरफ था। वो झट से उठा और दरवाजे पर टंगे एक झोले की तरफ गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बोतल और कुछ गिलास थे। अभी एक एक जाम हुआ ही था कि अभय ने लगातार बिना रुके 4-5 पैक और लगा लिए। मनोज ये देख और घबरा गया। अब उससे रुका ना गया। अभय, सब ठीक है ना?
मैंने आज तक तुम्हें इस तरह से पीते नहीं देखा। आज तक इतना बड़ा धोखा भी तो नहीं मिला। तुझे पता है मेरे साथ क्या किया रिया और उसकी माँ ने? अभय ने एक झटके में सारी बात मनोज को बता दी। उसके साथ हुए इतने बड़े धोखे के बारे में सुन मनोज को जितना भी सुरूर हुआ था सारा उतर गया। मैंने कहा था ना कि वो घर उस बुढ़िया नाम मत कर, लेकिन तू उस रिया के प्यार था। इतना कहते ही मनोज रुक गया, क्योंकि उसे पता था अभय जल्दी से अपने मन की बात किसी को नहीं बताता था, और अगर वो इस समय उसी की गलती निकालेगा तो अभय फिर से अपने मन में ही घुटता रहेगा। जब उसने अभय की शक्ल की तरफ देखा तो वो भी थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वो मनोज की मेज पर रखे दवाइयों के भंडार को ताक रहा था। ये देख मनोज ने भी 4-5 पेग मारे। मेरे 9 साल के बेटे की दवाइयां, उसकी हेल्थ बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो मैं सारा दिन काम करता हूँ और बीवी उसके साथ हॉस्पिटल में रहती है। तभी तो उस शंकर से एक एक पाई के लिए लड़ता हूँ मैं अभय, वरना मेरा क्या है, मैं तो पानी से भी पेट भर के सो सकता हूँ। ये बात सुन अभय का मुंह उतर गया। कहाँ वो अपनी जिंदगी का दुख मना रहा था, लेकिन मनोज के साथ जो हो रहा था उसे सोच उसका दिल उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश उसके पास पैसे होते तो वो मनोज की मदद कर पाता। सच में गरीबी से बड़ा कोई श्राप नहीं हो सकता, अभय मन ही मन सोच रहा था। लेकिन माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने मजाक में बोला, हम दोनों ही किस्मत के मारे हैं, इसी नाम पे ये आ जाओ। उन दोनों बैठे बैठे एक खत्म कर दी और वहीं सो गए। सुबह उठकर वो दोनों अपने काम पर पहुंचे। उस दिन अभय किसी योद्धा की तरह काम कर रहा था। उस सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी मसल्स, उनकी नसें फट के बाहर आने वाली हो। उस अंदर इतना गुस्सा था कि उसे भूख प्यास का भी कोई होश नहीं रहा। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। अभय ने बहुत सेठों को देखा था, गाड़ियां देखी थी, लेकिन ऐसी गाड़ी आज तक नहीं देखी। वो इतनी लंबी गाड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख सारे मजदूर वहां का काम छोड़ बस उसी गाड़ी को देखे जा रहे थे। लेकिन उस गाड़ी से जो शख्स निकला उसे देखकर अभय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सास रेणुका थी। उसका हुलिया एकदम बदला हुआ था, महंगे कपड़े, जूते, इतनी बड़ी गाड़ी, और इतनी धूल में उसके कपड़े गंदे हो जाते, लिहाजा वो चलकर अभय के पास नहीं जाना चाहती थी। अभय जल्दी यहाँ आओ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास इस घटिया सी जगह पर खड़ा रहने के लिए। अभय जो रेणुका के पास पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। ये लो डिवोर्स पेपर, अभी अंगूठा लगाओ इस पर और आजाद करो हमें। अपनी ये गंदी और मैली सी शक्ल दोबारा मत दिखाना, ये लो। अभय जानता था कि अभी रेणुका को कुछ भी बोलने का मतलब है भरे बाजार में अपनी बेइज्जती कराना। उसने चुपचाप उन डिवोर्स पेपर्स पर अंगूठा लगा दिया। चलो अब आखिरकार हम मनहूसियत से आजाद हुए। ये गाड़ी, कपड़े, बैग्स, जूते, घर सब मेरे नए दामाद ने दिया है, और तुम 1000 जन्म भी लो तो भी इस गाड़ी का पहिया भी न खरीद पाओ, और मैं एक नौकर आकर तुम्हारा एक सामान दे जाएगा। इतना कहकर रेणुका की गाड़ी वहां से अभय के मुंह पर धूल उड़ाते हुए निकल गई। वो मुड़कर वापस जाने लगा तो उसने देखा कि वही अनजान लड़की थोड़ी दूर खड़े उसे देख रही थी। अभय अब ऐसी जिंदगी से थक चुका था। मुझे इस लड़की से बात कर लेनी चाहिए, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे फिर एकदम से लड़की के कहे शब्द याद आ गए। वो भागकर उसके पास गया और बोला, तुमने कल रात कहा था कि तुम मेरी जिंदगी बदल सकती हो, क्या ये सच है? बिल्कुल, तुमसे कहा मेरा एक एक शब्द बिल्कुल सच है अभय। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे और जानना चाहोगे अपने अतीत के बारे में? पहले मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी बदलोगे कैसे। अभय के मुंह से हाँ सुन वो लड़की बच्चों की तरह मन ही मन खुश थी। अभय की ये बात सुन उसने बड़े ही प्यार से कहा, सबूत तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये बातें यहाँ करना खतरे से खाली नहीं है। उस लड़की ने एक फोन लगाया और एक लंबी काली इंपोर्टेड कार वहां कर रुक गई। अपनी सासू माँ की गाड़ी से भी लंबी गाड़ी देख अभय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वो दोनों उसमें बैठे और साइड से कुछ ही दूर एक कॉफी शॉप के बाहर उतरे। लेकिन तभी एक आवाज अभय के कानों में गूंजी। अरे, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उसके पास कॉफी पीने के पैसे कहाँ से आए? अभय ने जब मुड़कर देखा तो पाया कि रिया अपने नए हस्बैंड सूर्य के साथ उसी कॉफी शॉप के बाहर खड़ी थी। वो लड़की जो अभय के साथ वहां आई, वो उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। अगर रिया को कुछ भी पता चलता तो सब कुछ बिगड़ सकता था। सूर्या, ये है मेरा पुराना पति अभय, वही जो दिहाड़ी करता था। सूर्य ने जैसे ही अभय का चेहरा देखा तो वो थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए बोला, ओह, तो ये है वो फर्नीचर। बेबी, मैं सोच रहा हूँ कि इस गरीब की थोड़ी मदद कर दूं। तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल बेबी, मैं तो कहती हूँ जी नहीं, थैंक यू। अभय ने रिया की बात को काटते हुए कहा, ओहो, खुददारी का खाना खा लेगा ये बेचारा। सूर्य ने 2000 के नोट निकालकर अभय के मुंह पर दे मारे और रिया को लेकर वो अंदर चला गया। उसके जाते ही वो लड़की अभय के पास आई और जब उसकी आंखें अभय से मिली तो उसका दिल पसीज गया। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खड़ा था। तंग आ गया हूं मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से। कोई भी कभी भी कहीं भी मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। उस लड़की ने धीरे से अभय के कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है अभय,